नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 1 पढ़ लिया था। आज हम पाठ पढ़ेंगे 2, अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार में हमने अंतर पढ़े थे। स्माइल कार्यक्रम में जब गृह कार्य मांगा गया था तो हमने उसमें अंतर पढ़े थे। आज फिर से, क्योंकि अम्ल क्षार इसी पाठ शुरू होता है, इसलिए हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होता है। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। जब हम कुछ चीज़ों को चखते हैं, खाने की कुछ चीज़ें होती हैं, जब हम उनको चखते हैं तो वो स्वाद में खट्टे लगते हैं। तो जो चीज़ें हमें स्वाद में खट्टी लगती हैं वो अम्लीय चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें स्वाद में खारी या कड़वी होती हैं वो चीज़ें कहलाती है क्षारीय चीज़ें। अब खट्टी चीज़ें कौन सी होती है? जैसे कि इमली है, खट्टी है, टमाटर, नींबू, संतरा, ये सारी चीज़ें जो है वो खट्टी हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसी कहलाती हैं? अम्ल। और जैसे सोडा है, मीठा सोडा जो खाने में हम काम में लेते हैं, मीठा सोडा है, साबुन है, ये सब क्षार हैं। अब अम्ल और क्षार में क्या क्या गुण होते हैं? एक गुण तो ये है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा अंतर है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक लिटमस पत्र आता है, नीला लिटमस पत्र। यदि हमने नीला लिटमस पत्र लिया है तो वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। इससे हम याद करते हैं नीले से लाल की तरफ नीला। और जब लाल लिटमस पत्र लेते हैं और उसे क्षार के विलयन में डुबोते हैं तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? नीला। तो हम याद करते हैं ला नी, यानी कि लाल से नीला। इसके बाद अगला अंतर क्या होता है दोनों में कि अम्ल जो होता है, यदि हम उसको जल में घोलेंगे, यदि हम उसको पानी में घोलेंगे तो अम्ल H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। जबकि क्षार जो होगा, जब हम उसको पानी में डालेंगे, जब पानी में उसको घोलेंगे तो वो OH- आयन देगा। अगला अंतर है, क्षार जो होता है, अम्ल जो होते हैं वो क्षार को उदासीन कर देते हैं। अब उदासीन का क्या मतलब होता है? उदासीन का मतलब होता है कि क्षार जो है वो अम्ल के गुणों को या अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो अम्ल का प्रभाव जो है वो क्षार से उदासीन हो जाता है। इसी तरह से जो क्षार अम्ल है वो अगर क्षार के साथ मिला दिया जाए तो वो क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। अम्ल का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। अब अम्ल कौन कौन से होते हैं? जैसे उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, H2SO4। इनमें देखिए आप अगर गौर करेंगे तो H और H आता है। जब हम पानी में घोलेंगे तो ये कैसे विभक्त हो जाएगा? H+ आयन और Cl- आयन में। HNO3 किस में डिवाइड हो जाएगा? H+ आयन और NO3- आयन में। H2SO4 में भी जल में घोलेंगे तो H+ आयन और SO4- आयन में टूट जाएगा। इसी तरह जो क्षार है, क्षार को भी जब हम जल में घोलेंगे तो वो K+ और OH- आयन में टूट जाएगा, Na+ और OH- आयन में टूट जाएगा। यानी कि ये हाइड्रोजन OH- आयन देगा और ये H+ आयन देगा। ये इसकी पहचान है। ये हमने पढ़ ली पहचान। अब हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाया जाता है। क्या हम हमेशा ही अम्ल और क्षार को चख कर ही पता कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम हर खाने की चीज़ को, या जो कई चीज़ें ऐसी होती है जो खाने की नहीं होती, तो क्या हम पता कर सकते हैं कि वह अम्ल है या क्षार है? वैसे भी हर चीज़ को चखना संभव नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए हम हमेशा चख कर पता नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि सूचक का उपयोग करेंगे। सूचक क्या होते हैं? सूचक जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की पहचान कराने में सहायक होते हैं। यानी कि हमें ये बताते हैं कि वो चीज़ जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं, वो अम्ल है या क्षार है। अब ये जो सूचक हैं, क्योंकि ये सूचना देते हैं इसलिए इनका नाम है सूचक। सूचक भी जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक सूचक
और एक संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक का मतलब आपको पता है प्रकृति द्वारा दिया गया, तो ये सूचक जो हैं वो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, और भी कुछ इसमें उदाहरण है, लेकिन ये मेन उदाहरण है जिनको आपको याद करना है। अब मानव निर्मित यानी संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं? मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन। इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षार है। अब ये जो सूचक होते हैं ये कैसे बताते हैं? ये बताते हैं या तो रंग में परिवर्तन करके या फिर गंध द्वारा हमें सूचना देते हैं कि वो चीज़ अम्ल है या क्षार है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है लिटमस के बारे में। लिटमस पत्र के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र जो है ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। रंजक मीन्स होती है डाई, जो बालों में लगाते हैं डाई, इसका हिंदी में नाम होता है रंजक। तो ये बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कि थैलोफाइटा समूह के लीकेन पौधे से, किस पौधे से? लीकेन पौधे से प्राप्त होता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे होता है? एक लिटमस पत्र तो होता है लाल रंग का और एक लिटमस पत्र होता है नीला रंग का। जो लाल लिटमस पत्र होता है, यदि हमने उसको क्षारीय विलयन में डाला, यानी कि ऐसा घोल जिसमें क्षार घुला हुआ है, अगर हमने उसमें लाल लिटमस पत्र डाला तो वो उसका रंग बदल जाएगा। अगर क्षार है तो बदलेगा, अम्ल है तो नहीं बदलेगा। अगर वो विलयन क्षार है तो उसके रंग में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन कैसा हो जाएगा? नीला। वो लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाएगा। तो हम इसको याद करते हैं दोबारा से, लाल से नीला अगर क्षार में डालते हैं तो। अगर हमने नीला लिटमस पत्र लिया है और फिर हमने उसको अम्लीय विलयन में डाला है, अम्लीय विलयन में जब हमने इसे डुबोया तो वो किस में बदल जाएगा? लाल में, अगर अम्ल है तो। और अगर मान लो नहीं बदलता है, नीला रंग वैसा का वैसा ही बना रहता है, इसका मतलब वो अम्लीय विलयन नहीं है। इस तरह से हम जांच करते हैं। तो इसे हम याद करेंगे नीला, यानी कि नीले से जब लाल में बदल जाएगा इसका मतलब वो क्या है? क्षार। तो ये हमने पढ़ लिया लिटमस पत्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक हमने पहले भी पढ़ा था स्माइल में कि गंधीय सूचक जो होते हैं ऐसे सूचक जो हमें गंध के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। ऐसे सूचक जो अम्ल और क्षार की पहचान गंध के माध्यम से देते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक कौन कौन से हैं? जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जैसे प्याज, लौंग। और संश्लेषित जैसे कि तनु HCl और तनु NaOH। ये हो गए गंधीय सूचक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार, इनकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, हमारे कोर्स में है कि अम्लों की अभिक्रिया इससे करवाई जाए तो क्या बनेगा, धातुओं से करवाई जाए तो क्या बनेगा। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार से करवाते हैं, जब हम धातु से करवाते हैं, जब हम धातु कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर टोटल अभिक्रियाएं अपने को जो दे रखी है वो दे रखी है 5। तो ये 5 अपने को याद करनी होंगी कि इन सब से अम्लों की अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है। तो एक बात मैं बता दूं याद करने के लिए, सबसे आसान बात, कि जब भी अम्ल की क्रिया किसी से भी कराई जाएगी तो लवण ज़रूर बनेगा। जैसे कि हमने पहली अभिक्रिया अगर हम पढ़ें तो पहली अभिक्रिया में अम्ल की धातु से क्रिया, जब हम अम्ल की क्रिया धातु से करवाते हैं। अब अम्ल तो मैंने बता दिया, जैसे खट्टी चीज़ें जैसे कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, वो अम्ल है। जब इनकी क्रिया हम धातु से करवाते हैं, धातु क्या होती है? धातु होती हैं चमकदार और कठोर चीज़ें, जैसे कि Zn है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, तांबा है, ये सब धातु हैं। तो जब इनसे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि लवण तो सभी में बनेगा। आप अम्ल की क्रिया यहाँ पर हमारे कोर्स में जितनी दे रखी है तो लवण तो सभी में आएगा, लेकिन साथ में जो बनेगा वो हमें याद करना है कि जब धातु के साथ अम्ल की क्रिया कराई जाएगी तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। याद हमें ये रखना है कि लवण की अम्ल की धातु से क्रिया करवाने पर
लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जब भी हम कोई बात बताते हैं तो उसे उदाहरण से भी बताना होता है विज्ञान में। तो यहाँ हमने उदाहरण लिया कि हमने अम्ल एक बार तो लिया HCl और एक बार लिया हमने H2SO4। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों अम्ल हैं। यहाँ अम्ल, अब धातु की जगह हमने क्या लिया, Zn यानी कि जिंक। इन जिंक की धातु एक बार तो करवाई HCl से और एक बार करवाई H2SO4 से। जब HCl से अभिक्रिया कराई तो क्या बना, जिंक क्लोराइड, और जब H2SO4 से करवाई तो क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट। और दोनों ही परिस्थितियों में आपको दिख रहा है क्या बन रही है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। इससे सिद्ध होता है कि जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला, हम अगर अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट से और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो क्या होगा। अब समस्या क्या आती है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले धातु कार्बोनेट क्या है, जिसमें धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो वो होता है धातु कार्बोनेट। धातु कौन कौन से होते हैं अभी बताया था मैंने, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, Zn है। इनके साथ क्या जुड़ा हो, कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। कार्बोनेट को बोलते हैं CO3। जब इसके साथ ये जुड़ा हुआ हो, चाहे Zn के साथ, चाहे Fe के साथ, चाहे Cu के साथ, चाहे Al के साथ, तो इसे हम बोलते हैं धातु कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए हमने Ca के साथ में CO3 को जोड़ा है, इस Ca के साथ में इसको जोड़ के लिखा है धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। तो अम्ल है, ये तो अम्ल है। अब आप पहचान गए होंगे कि HCl H2SO4 ये अम्ल होता है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया करवाई हमने किससे, धातु कार्बोनेट से, ये धातु कार्बोनेट है, इससे जब क्रिया करवाई तो क्या बनेगा, इसमें लवण तो बनेगा ही सही। लवण के साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पर ये बात फिर से बता देती हूँ कि मैंने अभी अभी बताया था कि अम्ल के साथ किसी की भी क्रिया करवाएंगे तो लवण तो बनेगा ही बनेगा। आपको याद रखना है कि साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु के साथ करवा रहे थे तो हाइड्रोजन गैस बन रही थी। अब जब अम्ल की क्रिया हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ करवाई तो क्या बना, लवण के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लवण तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अब हमें उदाहरण देना है, तो हमने उदाहरण एक बार तो कैल्शियम कार्बोनेट का दे दिया। दूसरा उदाहरण हम देंगे HCl यानी अम्ल के साथ ही क्रिया करवाएंगे NaHCO3 की। ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन। तो कार्बोनेट का CO3 तो पहले से जुड़ा हुआ था ही सही, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी बोल रखा है इसलिए हमने यहाँ पे Na के साथ H यानी कि हाइड्रोजन भी बोल दिया, इसलिए हमने इसको H लगाया है इसमें, इसलिए अब ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया की बार अम्ल से करवाएंगे तो भी यही बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये दोनों चीज़ें धातु कार्बोनेट से जब हम क्रिया करवाएंगे तो बनेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, अम्ल की अभिक्रिया जब हम किससे करवाते हैं, क्षार से। जब हम अम्ल की क्रिया करवाते हैं क्षार से तो वापस क्या बनेगा, लवण। मैं फिर से बोल देती हूँ कि जब भी अम्ल की अभिक्रिया किसी से भी करवाएंगे तो क्षार तो बनेगा ही बनेगा, लवण तो बनेगा ही बनेगा। लवण के साथ क्या बनता है वो आपको याद रखना है। तो अब की बार क्षारक के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो साथ में क्या बनेगा, जल भी बनेगा। अब उदाहरण जब हम देंगे तो उदाहरण में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्षार और HCl क्या है, अम्ल। अब आप जान गए होंगे कि HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें OH आयन आ रहा है तो ये क्या हो गया, क्षार। क्षार और अम्ल की जब क्रिया करवाई तो क्या बना, लवण। कौन सा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है, जल। तो ये हमारा उदाहरण हो गया कि क्षार और अम्ल की क्रिया करवाने पर लवण के साथ जल बनता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है
उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, यानी कि क्षारक के प्रभाव को कम कर देता है, और क्षारक अम्ल के प्रभाव को उदासीन यानी ख़त्म कर देता है, इसलिए हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम आ जाते हैं अगली अभिक्रिया अम्ल की यदि हम करवाएं किससे? धातु ऑक्साइड से। जब हम धातु ऑक्साइड से अम्ल की क्रिया करवाएंगे तो अब समस्या वही है कि धातु ऑक्साइड क्या है, यानी कि जब धातु के साथ ऑक्साइड जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में धातु पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है। धातु होते हैं जैसे जिंक, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर यानी तांबा, ये सब धातु हैं, और इनके साथ हमें क्या जोड़ना है? ऑक्साइड यानी O। जब हमने धातु ऑक्साइड के साथ ये जोड़ा तो क्या बनेगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि लवण तो हमेशा ही बनेगा, और लवण के साथ इसमें भी क्या बनेगा? जल। जल क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो धातु ऑक्साइड है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है, यानी कि धातु ऑक्साइड जो है वो क्षार की तरह काम करेगा। तो जब अम्ल और क्षार मिलकर, हमने यहाँ बताया था, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, तो धातु ऑक्साइड भी क्योंकि क्षार की तरह काम कर रहा है, ये क्षार की तरह काम कर रहा है, तो ये जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? लवण और जल। अब यहाँ भी हमने दो उदाहरण लिए हैं। ये धातु ऑक्साइड है CuO और CaO। इन दोनों की अभिक्रिया हमने किससे करवाई? अम्ल से करवाई, तो ये CuCl2 और CaCl2 के साथ क्या बनेगा? H2O यानी कि जल। अब हम आगे करते हैं अभिक्रिया क्षारक की अधातु ऑक्साइड से। देखिए अब तक हम जो अभिक्रिया कर रहे थे वो अम्ल की करवा रहे थे, लेकिन अब जो हम अभिक्रिया करवाएंगे वो किसकी करवाएंगे? क्षारक की। किसके साथ? अधातु ऑक्साइड के साथ। तो अधातु ऑक्साइड के साथ जब क्षार क्रिया करेगा, ये याद रखना है कि अब तक हम क्या ले रहे थे? अम्ल। अब हम क्या लेंगे? क्षार। अधातु ऑक्साइड जो होता है वो क्योंकि अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि एक तरह से अम्ल मान सकते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और जल। तो अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो भी क्या बनेगा? लवण और जल। अब फिर से कि लवण तो हर अभिक्रिया में बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा आपको वो याद रखना है, तो साथ में बनेगा जल। इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है NaOH, और ये है अधातु ऑक्साइड CO2। ये NaOH क्या है? क्षार, और CO2 क्या है? अधातु ऑक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो बना लवण और जल। ये आपको एक एक अभिक्रिया सबकी उदाहरण स्वरूप याद करनी ही होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या है? pH स्केल जो है उसमें P का मतलब है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी में शक्ति। पोटेंशियल शब्द आपने सुना होगा, पोटेंशियल वो शक्ति के अर्थ में लिया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि pH स्केल की क्या परिभाषा होती है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है, किसकी? यहाँ पर मेन बात जो है वो ये है कि हाइड्रोजन आयन की क्या करते हैं? सांद्रता ज्ञात करते हैं, यानी कि H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं pH स्केल। और इससे हमें ये पता चलता है कि विलयन अम्लीयता है या क्षारीय, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। अब इस pH जो स्केल होती है, इस pH स्केल में यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती है, यानी कि 0 से लेकर 14 तक का मान होता है, और बिल्कुल बीच में 7 होता है। अब 7 के जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 के इधर बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो H+ आयन, इसका मतलब है कि H+ आयन अगर ज़्यादा होंगे तो विलयन कैसा कहलाएगा? अम्लीय। और अगर OH- आयन ज़्यादा होंगे तो कैसा कहलाएगा? क्षारीय। तो जैसे शुद्ध जल जो होता है पानी, उसकी क्षारीयता, उसकी pH का मान कितना होता है? 7, यानी कि ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। जैसे जैसे मान इस तरफ बढ़ेगा, मैं फिर से बता देती हूँ कि इस 7 से
मान अगर इस तरफ बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी और अगर मान इस तरफ बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। जितना इधर जाएगा उतना ही क्षारीयता ज़्यादा होगी, जितना इधर जाएगा उतनी ही अम्लीयता ज़्यादा होगी। तो शुद्ध जल बिल्कुल 7 पर है, यानी कि उदासीन अवस्था में है, ना तो ये अम्ल है और ना ही ये क्षार है। रक्त यानी कि हमारा जो रुधिर होता है उसकी pH मान कितना होता है 7.4। 7.4 मतलब इसके और इसके बीच में, यानी कि लगभग इधर। तो इसका मतलब हमारी रक्त कैसा हुआ, अम्लीय या क्षारीय? क्योंकि इस तरफ है, इसका मतलब हमारा रक्त कैसा हो गया, क्षारीय। तो इस तरह से हम pH के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो अम्ल होते हैं वो पानी में जब घोलते हैं तो H+ आयन और NO3 इस तरह H+ आयन और OH- आयन में टूट जाते हैं। तो अगर H+ आयन ज़्यादा हुए तो वो अम्ल कैसा बनेगा, तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और अगर OH- आयन ज़्यादा हुए तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। यानी कि ये दोनों में से जो आयन ज़्यादा होगा वही उस विलयन को अम्लीय या क्षारीय में विभक्त करेगा। अब अम्ल भी जो है वो कुछ अम्ल तो होते हैं प्रबल और कुछ अम्ल होते हैं दुर्बल। प्रबल यानी कि ऐसे अम्ल जिनमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि आयनों की संख्या H+ आयनों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल, जैसे HCl है, HNO3 है। और दुर्बल अम्ल जो H+ आयन की संख्या जिनमें कम होती है, मात्रा तो समान होती है, लेते तो समान ही मात्रा में है, लेकिन उनमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा बनती है और दुर्बल अम्ल में H+ आयन की संख्या कम बनती है। जैसे HCl में ज़्यादा बनेगी, लेकिन हम CH3COOH लेंगे तो उसमें हम एसिटिक एसिड में कम बनेगी। तो आज हमने यहाँ pH स्केल तक पढ़ लिया। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है आप वीडियो बार बार देखिए और इस हिसाब से पाठ को समझिए।